आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या फेसबुक, ट्विटर या फिर इंटरनेट की किसी भी सोशल साइट पर अपने दिल की भड़ास निकालना जुर्म है? यह सवाल उस दिन से देश भर में बहस का मुद्दा बना हुआ है जिस दिन बाल ठाकरे की अंतिम यात्रा के बारे में फेसबुक पर कमेंट करने वाली 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। यह पूरा विवाद एक जनहित याचिका की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सोशल साइट्स पर कमेंट लिखने के लिए किसी को भी फौरन जेल नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को खत्म कर दिया है। अब यह सवाल बीच बहस में है कि अगर सोशल साइट्स पर कमेंट लिखना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आता है और बेलगाम कमेंट्स लिखने वालों के लिए पहले से कानून मौजूद हैं, तो फिर आईटी एक्ट की धारा 66A का मकसद क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की उस दफा को दफन कर दिया है जिसने सोशल साइट पर तीखी टिप्पणियां करने वालों के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66A गैर जरूरी है और ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। पूरा 66A उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे राइट अंडर 19(1) आर्टिकल 19(1) का वायलेटिव है और 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं आता है। 66A बहुत ही अनब्रिडल्ड पावर देती थी लोगों को अरेस्ट करने के लिए, वो पावर अब चली गई है। आप 66A ला के सबके ऊपर बंधन डालना चाहते हैं। आप कैसे किसी की सोच पे कैसे वो कर सकते हैं? सोच पे, उनके किसी का एक्सप्रेशन पे, एक तरफ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरी तरफ से आप 66A आप टोटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट करते थे। आईटी एक्ट की धारा 66A पर देश का ध्यान तब गया जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के निधन के बाद फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली पालघर की 2 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले को आधार बनाकर श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ये उन्होंने स्पेशली जो वो शाहीन डांडा और रीनू श्रीवास्तव ने कहा था फेसबुक, शाहीन डांडा ने सिर्फ लिखा क्या बॉम्बे क्यों बंद था और रीनू श्रीवास्तव ने लाइक किया, तो वो लाइक करने के लिए वो जेल में कर दिया, इसीलिए मैंने किया। आईटी एक्ट की धारा 66A के भुक्तभोगी कई और लोग भी थे। इनमें सबसे चर्चित 3 मामले थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के बारे में कमेंट करने वाले बरेली के एक युवक को पुलिस ने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी का कार्टून सोशल साइट पर पोस्ट करने वाले एक टीचर और एक संसद का कार्टून पोस्ट करने वाले असीम त्रिवेदी को भी इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। आपत्तिजनक होने का कोई पैमाना तो सेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए लगातार इसके मिसयूज देखने में आए। पांडिचेरी में देखा कि एक व्यापारी एस रवि, वो लिखते हैं चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ, गिरफ्तार हो जाते हैं। कोलकाता में विकेश महापात्रा एक प्रोफेसर है, ममता बनर्जी का एक सादा सा कार्टून वो ईमेल कर देते हैं और सिर्फ इस बात के लिए वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छी बात ध्यान देने की है कि उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए नहीं कहा, गाइडलाइंस नहीं जारी की, सीधे इसको स्क्रैप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 66A की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक सोशल साइट पर बेलगाम कमेंट करने वालों पर शिकंजा कसने की बात है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता में पर्याप्त व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय अगर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है तो वो उचित निष्कर्ष है, पर इसके साथ साथ क्योंकि डेफेमेशन का रास्ता तो अभी भी खुला हुआ है। देखिए 66A पे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। एक बार उस वर्डिक्ट की प्रति अवेलेबल होने के पश्चात ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेंगे और अपना मत रखेंगे। हालांकि कई हलकों से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल साइट्स पर अभिव्यक्ति की आजादी के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा तो नहीं मिलने लगेगा। सोशल मीडिया चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अच्छे पहलू भी है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत हो रहा है हमारे देश में। उसके रोकने के लिए कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ में कानून का एक सेक्शन तो चाहिए। जहाँ तक मेरा कहना यह है और मेरा मानना यह है कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और साइबर क्राइम की वजह से फसादात हो रहे हैं। तो अब ये तो कोर्ट ने क्यों निर्णय लिया है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट में सोशल मीडिया को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने का फैसला किया है। 19(1), 19(2) की धाराओं के अंतर्गत आर्टिकल 66A का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता तो हम उसका समर्थन भी नहीं करेंगे।
तो ये हमारा स्टैंड स्पष्ट था। अब बाकी मैं निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। निर्णय पूरा पढ़ने के बाद मैं विस्तार से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ा सवाल ये भी है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग रोकने के लिए जब देश में पहले से ही कानूनी प्रावधान मौजूद थे, तो फिर आईटी एक्ट में 66A नाम के विवादित धारा क्यों शामिल की गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शायना एनसी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस डिबेट में हमारे साथ असीम त्रिवेदी रहेंगे, जो कि कार्टूनिस्ट हैं और इस कानून को भुगत चुके हैं जेल जाकर के। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं वो। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राज पारेख भी रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले असीम त्रिवेदी, मैंने अभी रिपोर्ट में देखा कि आपने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो इसने धारा को रद्द किया, इस कानून को रद्द किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 66A का मकसद क्या था, जबकि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा लांघने वालों के लिए पहले ही सख्त कानून है। देखिए, निश्चित तौर पे यही वो बात है जो बहुत समय से कही जा रही थी। एक्टिविस्ट कह रहे थे, फ्री स्पीच की वकालत करने वाले कह रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब ये कानून बनाया गया था 2008 में, तब शायद तत्कालीन सरकार बहुत कम परिचित थी सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया से की समझ उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्हें अचानक से लगा कुछ कानून बनाते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, और उन्होंने एक इमेच्योर सा कानून बनाया जो उतना अच्छा नहीं था, उतने अच्छे से बनाया नहीं गया था, परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। और बाद में जब उसका मिसयूज देखने में आया, हर जगह पे उसके मिसयूज की घटनाएं आने लगी, तब बजाय उसको बंद करने की, उसको खत्म करने की, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी। और फिर जाहिर सी बात है, गाइडलाइन का कोई असर हुआ नहीं और वो गिरफ्तारियों के सिलसिले लगातार चलते रहे। जी शायना एनसी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं और इसकी समीक्षा भी वो करेंगे। सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अनावश्यक रूप से लोगों पर हमले न किए जाएं, इसके लिए हम भी विचार कर रहे थे, हम भी बहुत जल्दी इसमें रद्दोबदल करते। क्यों नहीं किया था आपने अब तक? और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, तो क्या आप इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे रद्द करे? देखिए, मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी का जो प्रतिक्रिया थी वो स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया, जहां उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और किस ढंग से हमें इम्प्लीमेंट करना है। सरकार का काम है कि जो कानून लागू किया गया है तो उसको किस ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें। हमने देखा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, जहां आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया और तुरंत वहां पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। तो अभी ऐसे हादसे न हो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन का जो मॉडल है वो है सरकार का काम। और सरकार जो है साथ साथ ये भी समीक्षा जरूर करेगी कि कौन से ऐसे मुद्दे पे जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आवश्यकता है। नहीं तो हम यही देखते जाएंगे कि गलत लोगों को अंदर किया गया जाता है कभी कभार, और सही में जो गुनहगार हैं उनके प्रति कोई कानून के दायरे में न आते हुए वहां नुकसान भी हो सकता है। तो इस ढंग से उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से एक रिपोर्ट वो प्रेजेंट करेंगे, और आईटी मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ उनका जो लीगल बैकग्राउंड है वो भी बहुत जरूरी है ऐसे दायरे में, ताकि हम देखें कि एक बैलेंस स्ट्राइक करें। जी चलिए, शायना एनसी लौटूंगा आपके पास। राज पारेख साहब, क्या आईटी एक्ट के अंतर्गत 66A की जरूरत थी? देखिए, जो हमारा आर्टिकल 19(1)A का जो हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक फ्रीडम है और उसको बहुत ही वैल्यूएबल और प्रेशियस फ्रीडम माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1950 से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया सबसे आज तक ये राइट को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सपांड किया है और प्रोटेक्ट किया है। जो मीडिया का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 19(1)A के अंदर मीडिया का राइट भी आ जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि लोगों को जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनको मीडिया देती है। इसीलिए उन्होंने मीडिया के खिलाफ भी कुछ भी गवर्नमेंट के ऑर्डर थे कि न्यूज प्रिंट का इंपोर्ट के लिए या ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा है, वो सबको भी सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रोटेक्ट किया है।
तो 19(1)A ऐसी चीज है कि जिसको हमारी जुडिशियरी हमेशा प्रोटेक्ट करती आई है, लेकिन 19(1)A के साथ 19(2) भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि ऐसा नहीं है कि किसको जो मर्जी हो जाए वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक, ऐसा नहीं है, ताकि उसमें जो जो एक्सेप्शन दिया है, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये सबके लिए कानून कर सकते हैं और ये सबके लिए कानून को एनफोर्स भी गवर्नमेंट कर सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन एक बहुत ही प्रेशियस राइट है। तब जब भी अदालत के पास एक केस आ जाता है 19(1)A का, तो हमेशा सिटीजन के फेवर में डिसाइड करना पसंद करते हैं। ये बात सही है कि अभी जो अपना जो सोशल मीडिया आ गया है, उसमें जो पहले तो एक आदमी अखबार पढ़ेगा उसको ही पता चलेगा, कोई आदमी सुनेगा उसको ही पता चलेगा, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया की वजह से कोई भी हो तो बहुत ही लोगों को, लैक्स ऑफ पीपल को एक क्लिक से पता चल जाता है कि किसी ने ये बोला, किसी फारिक साहब मैं लौटूंगा। असीम त्रिवेदी अब 66, जी मैं लौटूंगा फारिक साहब। असीम त्रिवेदी, 66(A) के रद्द होने के बाद आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अब कुछ इस तरीके के तत्व भी सक्रिय होंगे जो इसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करेंगे? ये फायदा, नाजायज फायदा उठाने की भी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखिए बाकी कानून नहीं है, डिफेमेशन आपके पास है ही है, और सबसे बड़ी बात है कि आईटी एक्ट में भी सेक्शन 66(A) के अलावा बहुत सारी धाराएं ऐसी मौजूद हैं जो कि पोर्नोग्राफी को रोकती हैं, किसी तरह की फाइनेंशियल चीटिंग को रोकती हैं, 50 और चीजों को रोकती हैं। पर 66(A) का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग कर रहे थे, बदला लेने के लिए कर रहे थे, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे थे। अब एक ही पॉलिटिशियन के खिलाफ लिखने वाले लोग यूपी में अक्सर गिरफ्तार होते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक आदमी उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा था सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने तनाशाही के लिए। और फिर एक और बात है कि हमने 19(1)A में जो आजादी दी है, व्यक्ति की आजादी हमारे संविधान ने हमको दी है, हम उसका इस्तेमाल कहाँ करें? अगर हम आम इंसान हैं, हम अखबार तो नहीं लिखते, हम न्यूज चैनल में तो नहीं चले जाते हैं, हम फिल्में तो नहीं बनाते हैं, हम नाटक नहीं बनाते हैं, हम कविताएं नहीं लिखते, फिर हमारे पास जरिया क्या है अपनी बात कहने का? तो सोशल मीडिया ने हमें पहली बार वो जरिया दिया है कि एक आम इंसान अपनी बात कह सकता है। और आम इंसान के पास आपने पेन दे रखा था 19(1)A का, पर पेपर दिया है सोशल मीडिया ने। तो आप जब भी अब ये देखते हैं सोशल मीडिया की आजादी को, तो आप याद करके चले कि ये पहला मौका है कि आम इंसान को एक मौका मिला है अपनी बात कहने का। और अगर आप 66(A) जैसे कानून लाएंगे, उसे उसकी बात कहने से रोकेंगे, तो लोकतंत्र में जो एक अपेक्षित संवाद है सत्ता का जनता से, वो टूट जाएगा। और अगर वो टूट गया तो वो लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से हर जगह अब बात हो रही है कि डेमोक्रेसी ऐसी हो जिसमें ज्यादा अच्छा बातचीत हो, ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सके उतना अच्छा है। तो ऐसे में ऐसे कानून निश्चित तौर पर उस पूरी प्रक्रिया को तोड़ देने वाले हैं, बाधा डालने वाले हैं। जी शाहना एनसी, अगर सरकार ये कहती थी कि भाई इस कानून का, इस एक्ट का इस्तेमाल गंभीर मामलों में ही किया जाए, इस तरह की कोई गाइडलाइंस हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या इससे ये समझा जाए कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से 66 खत्म हो इसकी पक्षधर नहीं थी? नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि जैसे कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था, वहां बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी भूमिका क्या है। सुप्रीम कोर्ट जब कुछ कहता है या एक निर्णय आता है, हम स्वागत जरूर करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय को ये समझ है, सभी दायरे देखने के बाद जब उन्होंने एक निर्णय दिया है तो हमें स्वागत करना है। जहां तक सरकार का सवाल है, तो सरकार एक स्पष्ट रूप से एक स्टेटमेंट जरूर देगी जहां हम सोचते हैं कि हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आवश्यकता है, हम चाहते हैं कि लोग अपना बयान दे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी आवश्यकता है, शायद उसके प्रति एक टिप्पणी करने की आवश्यकता है, तो हम जरूर करेंगे। कानून के बाद या कानून न होने के बाद किस ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें। आपको शायद याद है कि सोशल मीडिया पे हमारे महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के बारे में कुछ कहा गया, वो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आजम खान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी ने फेसबुक पे कुछ डाउनलोड किया, वहां पुलिस उन्होंने उनको एक ढंग से गिरफ्तार किए। तो ऐसे केसेस न हो या फिर पुलिस का दुरुपयोग न हो, क्योंकि दे आर ओनली फॉलोइंग द लॉ,
इसलिए मुझे लगता है कि आईटी डिपार्टमेंट और हमारे मंत्री स्पष्ट भूमिका जरूर देगी। और इसके साथ साथ ये कौन से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जहां आतंकवाद को लेकर मेरा आपसे पूछने का सवाल ये शाइना एनसी के सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले का इंतजार क्यों किया? आपकी तो पूर्ण बहुमत की। इसके साथ साथ ये कौन से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं मेरा आपसे पूछने का सवाल ये शाइना एनसी के सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले का इंतजार क्यों किया? आपकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपने क्यों नहीं इस मामले में कोई पहल की? साइबर क्राइम के नाम पर साइबर क्राइम का हवाला देकर के जिस तरीके की गिरफ्तारियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कमेंट करने वाले लोगों की जा रही थी, क्या वो सरकार को नहीं दिख रहा था? लेकिन जब ये मुद्दा कोर्ट में था तो आप कैसे ये सवाल मुझे पूछ सकते हैं कि हमारी सरकार ने क्यों नहीं की? जो हमारी सरकार कोर्ट में आने से पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए शाइना एनसी। नहीं, लेकिन आप जानते हैं मुझसे ज्यादा जो सक्रिय रूप से हमने स्वागत नहीं की या हमने कुछ अलग कहा, तो ये सवाल आप उठाइए ना। जो यहाँ हम स्वागत करते हैं और कहते हैं कि किस ढंग से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है वो सरकार देखेगी, तो आपको एक तरफ से ये भी तो मानना पड़ेगा कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। असीम त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हो, इस कानून को उन्होंने एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया है और इस कानून के खत्म होने की चिंता भी शायद हर तरह की सरकार को अब होगी, चाहे वो कहीं कांग्रेस की सरकार हो या फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार हो? बिल्कुल, आप बहुत सही मुद्दा उठा रहे थे कि बहुमत की सरकार होते हुए भी बीजेपी ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि पिछली बार वो भी हर बार आवाज उठाते थे सरकार के खिलाफ जब कभी किसी के अभ्यर्थी की आजादी पे चोट पहुंचती थी। तो महत्वपूर्ण बात ये भी है, एक तो अच्छी बात है कि निर्णय आया है, पर इसमें दुखद ये है कि निर्णय जहां से आना चाहिए था वहां से नहीं आया है। ये निर्णय संसद से नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि संसद में जो लोग बैठे हैं उन्हें हमारे अभ्यर्थी की आजादी की चिंता है, हमारे बर्थ राइट्स की चिंता है और वो एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी देखना चाहते हैं, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से निर्णय संसद से आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से आता है और उसके बाद भी मुझे लगता है कि सरकार का जो पक्ष आया है पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस लाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो शायद जो काम सरकार का था वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं करना चाहती। पारेख साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि ठीक है कि 66A को अब रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कानून के रद्द होने के बाद से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लिखते हैं वो और ज्यादा मुखर हो सकते हैं? तो हो सकता है, क्योंकि कई लोग रीजनेबल नहीं होते हैं और कई लोग को ये अच्छा भी लगता है, दे गेट ए किक आउट ऑफ राइटिंग नॉनसेंस आल्सो एंड स्टेटिंग सो इन द सो यू आर राइट, ये डेंजर तो है, लेकिन ये डेंजर को सरकार को डील करना पड़ेगा विद इन द एग्जिस्टिंग लॉ। पारेख साहब, अगर ये डेंजर है तो क्या वो उसको भी आप डेंजर मानते हैं कि कई लोग जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा नहीं लिख रहे थे कि उन्हें जेल यात्रा करनी पड़े, उसको सरकार अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, जिससे लगता था कि भाई ठीक है, अगर इस कमेंट को ऑफेंसिव माना जाए तो सरकार ने जेल भिजवा दिया, किसी ने 11वीं कक्षा के लड़के को जेल भिजवा दिया, तो अपने नफे और नुकसान के लिए इस कानून का इस्तेमाल सरकारें भी कर रही थी? नहीं, ऐसा है कि देखिए, जो सरकार कोई डिसीजन लेती है तो कुछ वन एस्पेक्ट उसके ध्यान में नहीं होते हैं। ओवरऑल उन्होंने सोचा होगा कि भाई 66A जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया है, इसका जो डेंजर है वो, इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन, होलसेल डेंजर है, जो रिटेल डेंजर नहीं है। जो रिटेल डेंजर था उसको आप 1 to 1 या 1 to 100 का तो आप डील कर सकते हो, लेकिन इसमें जब लैक्स लोगों को पता चलेगा कुछ भी आप लिखोगे, तो इसके लिए सरकार ने ये सोचा हो, लेकिन क्या उन्होंने सोचा, किस लिए सोचा और किस लिए नहीं सोचा, वो अलग चीज है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना 19(1)(a) को हमेशा बचा के रखना चाहती है और वो उनकी ड्यूटी भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये हक दिया है कि फंडामेंटल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करो। और ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो राइट है वो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने
डिसीजन सही दिया है और 66A को उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दूसरे कानून काफी है जिसके तहत एक्शन ले सकते हैं सरकार। जी शाहनान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जबकि ये 66A खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है, तब क्या सरकार को अब एक नए सिरे से चिंता करने की जरूरत होगी? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो लोग कमेंट्स लिखते हैं उनको किस तरीके से अब उसका आकलन किया जाए, किस तरीके से उन्हें मॉनिटर किया जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई आपत्ति है, लेकिन साइबर क्राइम्स की जब हम बात करते हैं तो इतने सारे आतंकवादी, जहां आईसिस के बारे में इतने सारे खुलासे आए हैं, जहां हमें पता है कि किस ढंग से भारत के युवा वर्ग को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, उसके प्रति जरूर एक ना सिर्फ एक फिक्र, लेकिन इसके साथ साथ कौन से ऐसे मेशर्स हैं जहां आतंकवादी हमले और आतंकवादी संस्था के ऊपर हम चेक रखें। मैं मानती हूं कि ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। साइबर क्राइम्स की जब हम बात करते हैं, जब पता चलता है, ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो होम मिनिस्ट्री के पास इतने सारे सबूत है जहां विदेश से हमारे युवक को लुभाने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द गार्ब ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे चीज जहां हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को लेके एक बहुत ही गंभीर समस्या उठ सकती है, तो जरूर हम देखेंगे। लेकिन मैं मानती हूं कि हमारी सरकार बिल्कुल सक्षम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे शाहनान सी और पारिक साहब आपका भी, और असीम त्रिवेदी हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़े हुए थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद के साथ बीच बहस में